तुम लोग आगे ही आ जाते हैं, क्यों? आगे ही आ जाओ। आज केवल 3 लोग आए हैं। चलो बताओ इसका आंसर। देखो दिया है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिकम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन रंगों का प्रेक्षण करेगा? ठीक है, एक अम्ली और एक क्षारी हो जाएगा। कौन सा सूचक है वो? हल्दी क्षारी सूचक है। अम्लीय सूचक है। प्रेक्षण, वो प्रेक्षण करने के बाद पता चलता है कि कौन सा सूचक है वो। अम्ली। ये होता है फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, हाँ। और जब कभी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ OH लगा होता है तो उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जानते हो ना? बेंजीन के साथ जो भी कंपाउंड बने होते हैं उनके साथ अगर OH लगा हुआ है तो प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। रंग परिवर्तित कर देगा। हाँ, गाढ़ा कर देगा। कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उसका उल्टा हो जाएगा वो, क्योंकि वो क्षारीय सूचक होता है। वो ये अम्लीय सूचक है, वो क्षारीय सूचक है। बेंजीन रिंग के साथ अगर OH लगा है तो अम्लीय होगा। ठीक है। कह रहा कुछ खाद्य पदार्थ नीचे दिए गए हैं। पहला, उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल। अब कह रहा आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपर्युक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? नीला और काला रंग प्रदान करेगा। कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? एक। आलू में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, और ये खुद ही कार्बोहाइड्रेट होता है ना? रोटी का टुकड़ा हो गया, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा। तो A B C और D। A B C और D किसी ऑप्शन ही भी नहीं है यहाँ पर। नहीं, चीनी कार्बोहाइड्रेट है। दुनिया के जितने भी शुगर होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तभी रोटी अधिक देर तक चबाने पर मीठी लगने लगती है। तो हम लोग जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, और इन दोनों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ABCD चारों सही हैं इसके।
नहीं हाँ ये सही है, उबले हुए चावल हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर देंगे, उबले चावल कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर देंगे। तो ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। है कोई ऑप्शन इसका? ए सी ई है, ई तो कतई नहीं होगा, ई तो कतई नहीं होगा, डी ही ऑप्शन है इसका। नारियल में कतई कार्बोहाइड्रेट होगा ही नहीं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपके पास 3 प्रश्नावलियों में ए बी सी फिनॉक्सिल विलियन है, ठीक है। प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, ठीक है। दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ठीक है। तीसरे में आंसू जलना है, ठीक है। तो अब देखो फिनॉक्सिलीन कैसा सूचक होता है? अम्लीय सूचक होता है, ठीक है। पहला आपको जो टेस्ट ट्यूब दिया गया है उसमें क्या पड़ा हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना हुआ है। अम्लीय माध्यम में जो फिनॉक्सिलीन का रंग होता है वो कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होता है फिनॉक्सिलीन का? क्षारीय माध्यम में कैसा होगा? देखो हमेशा ध्यान रखना, जो सुनो फिनॉक्सिलीन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, क्षारीय में वो जाके गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो रंगहीन, गुलाबी, और तीसरा दिया गया आशुज्य, तो फिर से कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा वो। फिनॉक्सिलीन अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रंगहीन, और क्षारीय में कैसा हो जाता है वो? गुलाबी हो जाता है। और उदासीन माध्यम में फिर से रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा इसका। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की 1 बूंद पहले नीले लिटमस पर फिर लाल लिटमस पर डालता है, क्या प्रक्षेपित करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार, ठीक है। नीले पर और लाल पर दोनों पर करेगा, तो प्रक्षेपित क्या करेगा वो? क्षार हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, तो वो लाल को क्या करेगा? नीला कर देगा। क्षार हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, यानी जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, तो हमेशा लाल को क्या करेगा? नीला कर देगा। सोडियम, एक छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की 1 बूंद नीले को कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल को नीला करेगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मिट्टी मिला दें, फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि वो मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। इसके पश्चात परीक्षण करने पर हम यह पाते कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष क्रम क्या होगा? तो पहले तो ये देखो कि मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर देखो कि उनका घनत्व तो कितना होता है किसका, और घनत्व के हिसाब से वो एकत्रित होगा। जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, फिर उससे कम घनत्व, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखो शीर्ष की ओर क्रम क्या होगा, यानी जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे होगा, है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा? नीचे बजरी, बजरी के ऊपर बालू, बालू के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर जल, जल के ऊपर ह्यूमस आ जाएगा।
जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है तो इस पर एक हल्की हरे रंग की जम जाती परत, क्या बनता है? इसका एक नाम बताया था हमने, फॉर्मूला भी बताया था। नहीं, CuCO3 डॉट CuOH का बेसिक कॉपर कार्बोनेट, है ना। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? कॉपर कार्बोनेट है और कॉपर हाइड्रोक्साइड है। सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीमान अधिक होता है? चलिए बताइए, किसका ऊष्मीमान? ऊष्मीमान क्या होता है? जो ऊष्मा निकलती है, एक मोल के दहन करने पर जो ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्मीमान कहा जाता है। तो किसका ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होगा? सबसे पावरफुल कौन होता है? डीजल। ठीक है, सबसे इसलिए देखा होगा कि जितने भी भारी वाहन होते हैं, ट्रक, डंपर, इनमें क्या भरा रहता है? डीजल, क्योंकि इनको काफ़ी ऊंचे तक चढ़ाई पर ले जाना पड़ता है। तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा उसी का ऊष्मीमान भी सबसे ज़्यादा होगा। हाँ, डीजल का गैस। हाँ, सीएनजी। सीएनजी से ज़्यादा एलपीजी का होता है, इसलिए जितनी गाड़ियों में एलपीजी लगा होता है उनका पिकअप सीएनजी से ज़्यादा होता है, लेकिन फ्लेमेबल ज़्यादा होती है, ज्वलनशील ज़्यादा होती है वो, इसलिए इसका यूज़ कम किया जाता है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की प्रतिशतता कितनी होती है? इसका सम्मिलित परसेंटेज कितना होगा? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। अब पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य गैसें, ये वाली है इसके। हाँ, CO2 कितने परसेंट होती है? सबसे इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सबसे ज़्यादा गैस CO2 की होती है ना। अब CO2 पॉइंट में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज यही बचेगा इसमें। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इसका फॉर्मूला क्या होता है टार्टरिक अम्ल का? इमली। हाँ, जितने ज़्यादा खट्टे पदार्थ होते हैं। जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है? ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
ए पीला रहेगा। ए पीला बी रंगहीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। एल्यूमिनियम की छोटी सी पन्नी का टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखने के मुंह के पास ले जाती है। पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। पॉप की आवाज़ की उपस्थिति में संकेत कौन सा करेगा? हाइड्रोजन गैस, है ना। बनता क्या है उसमें? बनता क्या है उसमें? बनेगा क्या उसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिलाना क्या है इसमें? एल्यूमिनियम का टुकड़ा, है ना। यहाँ से क्या बनेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से, NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन। और जब आप जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होगी उसका दहन हो जाएगा और फिर बनने लगेगा H2O। और जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस कम होती चली जाएगी वैसे वैसे जो ज्वाला है वो कम होती चली जाएगी। सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 445। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? देखो क्वथनांक कितना है? 445। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, पहला। क्वथनांक 445 है ना। तो 450 पर वो द्रव की अवस्था में होगा, ये हमारा ऑप्शन सही है। इसके बाद हाँ, नहीं पहले सत्य ढूंढो, पहले सत्य ढूंढ लो, असत्य अपने आप मिल जाएगा फिर। इसके बाद अब देखो क्वथनांक 445 है, तो जितना ज़्यादा क्वथनांक होगा इसका मतलब है कि ठोस अवस्था में लाने के लिए टेम्परेचर उतना ही आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब आता है ठोस अवस्था में कब आएगा? तो 445 माइनस 273 56 90, ये 90 पर वो ठोस अवस्था में रहेगा, 400 पर वो द्रव पर रहेगा। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा इसका। ये वाला ऑप्शन सही है इसका। मोमबत्ती जल रही है, उसका आकार छोटा हो जाता है, मोम पिघलता है, लौ और काली दिखाई पड़ती है, पिघला मोम भी जल जाता है। चार चीज़ें हैं। प्रक्षेपण के आधार पर निम्न में से क्या सही है? भौतिक परिवर्तन है और शेष रासायनिक परिवर्तन है। ए भौतिक परिवर्तन है, आकार का छोटा होना भौतिक परिवर्तन है, और शेष कह रहा है रासायनिक परिवर्तन। ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि मोम पिघल रहा है और पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। सेकंड सी रासायनिक परिवर्तन है, ल और काली दिखाई पड़ने लगती है, सी रासायनिक परिवर्तन है। शेष भौतिक परिवर्तन है, मोम पिघलना, आकार का छोटा होना, मोम का जल जाना। ये तीनों भौतिक परिवर्तन है, ए बी और डी भौतिक है और जो सी है वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो सी रासायनिक परिवर्तन है और बाकी जो शेष है वो भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे इसके। असत्य पहचान है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। पहला। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा, ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारी और उदासीन विलयन में भी अलग अलग दिखाते हैं सूचक कहलाते हैं। लवण बनाने के लिए अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं तथा लवण और अब इसमें से कौन सा कथन है जो कैसा है? गलत है। कौन सा गलत है कथन? क्षारक कड़वे होते हैं, ये सत्य है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है।
दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा, ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में अलग अलग रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं सूचक कहलाते हैं। तो तीनों माध्यम में रंग भी अलग अलग कर रहे हैं। तीसरा, लवण बनाने के लिए अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे को उदासीन करते हैं तथा लवण सदैव उदासीन होता है। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि उदासीन लवण सिर्फ उसमें बनता है जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि लवण कई प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, है ना, संकर लवण। तो प्रकृति के आधार पर दोनों होते हैं, अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। जैसे जितने बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड होते हैं वो सारे अम्लीय लवण होते हैं, है ना। MgOHCl क्षारीय लवण होता है। और ये कह रहे हैं कि लवण सदैव कैसा होता है, उदासीन होता है। तो जितने, जब कभी भी दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार या प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल ये आपस में क्रिया करेंगे तो बनने वाला लवण कैसा होगा, उदासीन नहीं हो सकता, वो उसकी कोई ना कोई प्रकृति जरूर होगी। ठीक है, तो सदैव कंडीशन नहीं होगी कि जो लवण होते हैं वो उदासीन होंगे। सोडियम और पोटेशियम का भंडारण मिट्टी के तेल में किया जाता है। इसके लिए कारण दिए गए, पहला, दोनों बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करते हैं। दोनों बहुत विषैले हैं और विषैला धुआं छोड़ते हैं। दोनों बहुत क्रियाशील होते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। केरोसिन हवा में विद्यमान ऑक्सीजन से धातु की प्रतिक्रिया को रोकने में सहायक है। सी और डी सही है इसके। तीन प्रश्न ली गई हैं, आधी आधी भरी हैं। एक्स में सोडियम मिलाया गया है, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया है तथा दो में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपर्युक्त जेड प्रत्येक फिनॉक्सिलिन मिलियन में एक एक बूंद डालने पर एक्स और वाई में क्या क्या भरा गया है। एक्स में सोडियम क्लोराइड उदासीन होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड कैसा लवण है, प्रबल लवण, उदासीन होता है हमेशा, तो पहला उदासीन हो जाएगा। दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होगा। इसके बाद दिया गया दोनों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो पहले में उदासीन हो जाएगा, दूसरा क्षारीय है, क्षारीय रंग कैसा हो जाएगा। ठीक है, और जेड कैसा रहेगा, डाला क्या गया है, फिनॉक्सिलिन अम्लीय होगा ना, तो अम्ल वाले में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी रंगहीन रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोग के आधार पर कीजिए। आयोडीन का उपयोग, मरकरी, एल्यूमिनियम, क्लोरीन जल शोधन में। ठीक है, सत्य कथन छांटना है। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, ये सही है इसका। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया, फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास के बाहर ना जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। चलिए, सल्फर लिया है, उसको जला दिया है और उसके बाद उसको ढक दिया गया है। इसके बाद गिलास में पानी डाला, क्या होगा। पहला, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा,
नीला लिटमस पत्र नीला रहेगा, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। देखो सल्फर को जलाया है, जलाना होता है दहन, और दहन की क्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, और जब सल्फर ऑक्सीजन करेगा तो SO2 बनेगी। और सल्फर होता है अधातु, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। मतलब बनने वाली गैस कौन सी है? अम्लीय गैस है। अब उस लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अम्ल क्या करता है? अम्ल क्या करता है? लिटमस पेपर अम्ल है। अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। भाई उस दिन बताया नहीं था, नीला हो जाएगा। मारता कौन है? जो बड़ा होता है। और 7 से ज़्यादा कौन होता है? क्षार। क्षार बड़ा होता है। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर हाइड्रोक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनेगा? सल्फर हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल। जल को घोलना है। सल्फर डाइऑक्साइड। यह सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया होती है। नोट कर लिया। सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया है ये। दो मोली H2O के 2 मोली हैं। ये देखो, H2O के 2 मोल लेंगे तो यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगा। ये हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। और ये फिर नवजात हाइड्रोजन किसी रंगीन पदार्थ को रंगीन करने काम करता है। तो इसकी विरंजक क्रिया होती है। उपर्युक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? प्रेक्षण, चारों पर नियंत्रण, प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना, मापन, प्रेक्षण वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, प्रेक्षण और मापन। बोलो, उपर्युक्त क्रियाकलाप। ये जो दिया गया था, ये वाला, तो पहले तो इसने प्रेक्षण किया, ठीक है, प्रेक्षण हुआ तो पता चल गया कि किसकी प्रकृति कैसी है ना, तो वो हो गया उसका वर्गीकरण। फिर इसके बाद इन्होंने निष्कर्ष भी निकाल लिया, है ना। तो इसका मतलब इसका प्रेक्षण हुआ, फिर इसका वर्गीकरण किया गया, बाद में इसका निष्कर्ष निकाल लिया गया।
तेल और चीनी के घोल दोनों की दो दो बूंदें रखने को कहती हैं। उसके बाद उन्हें सतह को टेढ़ा करने, उन बूंदों के नीचे पहुंचने का क्रम प्रेक्षण करने को कहती हैं। तो देखो, हाँ, डिपेंड करता है ना कि उसकी श्यानता कितनी है, श्यानता पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी भी होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग एक परिरक्षा के रूप में किया जाता है? परिरक्षा का मतलब होता है हाँ, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। निम्न में कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्रत्यम में। हाइड्रोजन हो जाएगा। प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए, हाँ, CFC। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। असत्य। हो गया, नहीं हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य? पहला, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को प्रतिस्थापित करता है। उसमें लगाना ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसको है ना, श्रेणी याद नहीं याद है? कौन ऊपर होता है? आयरन जिंक सल्फेट से क्रिया करता है। तो पहले ये देखो, जिंक और आयरन में कौन ऊपर है और कौन नीचे है? नहीं, इसमें इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट आयन में -2 चार्ज होता है। तो ये होगा FeSO4 फेरस सल्फेट, और प्लस निकल जाएगा Zn। तो बस आपको ये देखना होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन जिंक से ऊपर है या नीचे है। ये कौन सा Fe है? फेरस वाला। और जिंक दोनों से ऊपर हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक। दूसरे में कह रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। कौन ऊपर है? जिंक की कॉपर? जिंक ऊपर है, यानी प्रतिस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित करेगा। कौन ऊपर है? आयरन की कॉपर। कौन ऊपर है? आयरन की कॉपर। आयरन ऊपर है। और कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को निकाल रहा है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो केवल एक ही तो सही हुआ, एक ही तो सही हुआ, केवल बी वाला। भाई बी वाले केवल सही है। हाँ, मिलान करना, ये तो कर लिया होगा। एस्टिकम सिरका। हाँ, धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, X Y को, ठीक है। परंतु धातु 2 को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वही विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला क्वेश्चन है। इसमें भी जो विस्थापित कर देगी सबको, वही सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगी। तो X Y को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु 2 को, हाँ, ये लिखा क्या है? अच्छा, Z है यहाँ पर। तो ऐसे इसको लिख लो ना, पहले इसको ऐसे लिख लो, X Y और Z, ऐसे लिख लो इसको। फिर X क्या कर रहा है? Y को प्रतिस्थापित कर रहा है। X
y को प्रतिस्थापित करा तो ऊपर कौन हुआ, x, इसको हटा दो। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, परंतु z को प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है, तो x z को प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है, तो ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में कौन सा सहायक नहीं होगा, निस्तारण नहीं होगा इसका। फिल्ट्रेशन 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 है। कॉपर जंग का रंग कैसा होता है, कॉपर जंग, कॉपर जंग, हाँ हाँ। जब हम ताजे बने सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में एल्यूमिनियम फॉयल मिलाते हैं, ये तो शायद अभी हुआ था, कुछ हुआ ना अभी। वाई एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है, क्या हो सकता है ये। वाई एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक स्रोत जूट है जो प्राकृतिक होता है, केवल केवल जूट है जो प्राकृतिक होता है। अच्छा, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त मानव निर्मित है, हाँ रेयन, नायलॉन। नहीं, नायलॉन तो कृत्रिम है, एक्रिलिक ये कृत्रिम है। जूट और रेयन से सिल्क बनाए जाते हैं ना। जूट तो पूरा प्राकृतिक हो जाएगा। हाँ, तो फिर रेयन है इसका। कॉपर अपने लवण विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, कारण बताइए। बताओ भाई, बताओ इसका कारण बताओ, इसका कारण बताओ। कॉपर अपने लवण विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसमें क्वेश्चन ही नहीं सही है। कह रहा कॉपर अपने लवण विलयन से, कॉपर का ही लवण यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, इससे जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, क्वेश्चन ही नहीं सही है ये। इसमें होना चाहिए कॉपर जिंक के लवण विलयन से जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, है ना। आगे लैंग्वेज आगे पीछे हो गई है इसमें। कॉपर जिंक के लवण विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, तो कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक से नीचे है, तो उसकी क्रियाशीलता जिंक से कम होती है, इसलिए प्रतिस्थापित नहीं कर सकता उसको। इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन चेक करो पहले। जिंक की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है, जिंक की तुलना में कॉपर कम क्रियाशील होता है, बस ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। बी है, बी। जब भोजन खराब हो जाता है तो उसमें दुर्गंध आती है। सेब का एक टुकड़ा कुछ समय के लिए बाहर रखने पर भूरे रंग का हो जाता है। जब चींटी काटती है, देखो जब भोजन खराब हो जाता है, जब भोजन खराब हो जाता है तो उसको बोलते हैं विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहा जाता है उसको, नहीं उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहा जाता है इसको।
जितने भी ऑयल फूड मटेरियल्स होते हैं ना, वो जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और जो महक होती है दोनों बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को रेंसिडिटी बोलते हैं इसको। हाँ, रेंसिडिटी बोलते हैं इसको। हाँ, इसमें प्रिजर्वेशन के रूप में या तो नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, जैसे चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी होती है नाइट्रोजन होता है उसमें, तो नाइट्रोजन के रूप भरा जाता है, या फिर अमोनिया का यूज़ किया जाता है उसमें। तो पहला तो विकृत गंध होता है। दूसरा, सेब का टुकड़ा है कुछ समय के लिए बाहर रखने पर भूरा हो जाता है, आयरन के कारण, उसमें आयरन होता है तो आयरन भूरा हो जाता है। सेकंड, थर्ड आपका है चीटी के कैलामाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, ए और बी रासायनिक परिवर्तन है, बी एक भौतिक परिवर्तन है, ए और बी भौतिक परिवर्तन है। सब रासायनिक परिवर्तन है, सभी रासायनिक परिवर्तन है भाई। पहले वाले में विकृत गंधता हो रही है तो उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। दूसरे वाले में जो आयरन है वो भूरा हो रहा है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और तीसरे में उदासीनीकरण हो रहा है ना, क्योंकि चींटी से अम्ल निकलता है और कैलामाइन का यूज़ किया जा रहा है। कैलामाइन क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ उदासीनीकरण हो जाएगा उसमें। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाता है, रिबन की राख को घोलता है, एक बूंद नीले लिटमस। देखो मैग्नीशियम रिबन है ना, तो बनने वाला जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब कह रहा है कि इस घोल की एक एक बूंद नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालता है तो प्रभाव क्या होगा? क्षारीय है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। ये वाला शायद हुआ था क्या बुक से? जो क्वेश्चन उस दिन लिखा था वही क्वेश्चन है ये, जो इसके बुक से नहीं क्वेश्चन लिखा था चार्ट बना के पूरा, वही क्वेश्चन है ये। करो इसको, कॉपी करो, इसको कॉपी में नोट कर करो। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रकृति कैसे हो गई? क्षारीय हो गई। चलो करो इसको, इसको कॉपी में नोट करके करो। कौन सा हो गया? यही होगा इसका, क्योंकि प्रकृति क्षारीय होती है और क्षार क्या करता है? खत्म। बुक लायो नहीं लायो? लग तो नहीं रहा है। निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने वाला क्वेश्चन। देखो इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। पहला होता है E इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू जेड, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें जो सूत्र लगता है वो लगता है N इज इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो कैसे निकाली जाती है? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा के निकाली जाती है। अब जैसे मान लो प्रश्न आपको दिया गया,
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 व परमाणु भार 40 है। इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। तो बस दो ही फॉर्मूले लगेंगे, इसमें तीसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है, बस दो ही इसमें सूत्र लगते हैं, तीसरा कोई सूत्र ही नहीं है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे सकता है। तो 20 का कर लोगे। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने आते हैं 2, इसके बाद 8, फिर 8, लास्ट में कितने बचेंगे 2। तो तत्व कौन सा है कैल्शियम। ठीक है, अच्छा इसमें कभी कभी हो सकता है क्रमांक ना दे आपको, हो सकता है क्रमांक ना दे। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,2 है तथा इसका परमाणु भार 40 है, और फिर सारी चीज़ें निकालनी होगी। क्रमांक नहीं देगा इसमें। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यही कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, टोटल जोड़ लेना, फिर इलेक्ट्रॉन, क्रमांक और प्रोटॉन तीनों बराबर हो जाएंगे आपस में। इसके बाद उस वही दोनों सूत्र लगा करके फिर निकाल लेंगे इसमें। आंसर कहाँ से लिखा हुआ है? एलपीजी कैसे हो जाएगा? एलपीजी का वैसे संभव नहीं, एलपीजी का देखो ऊष्मीमान किसी इंजन की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, ऊष्मीमान किसी भी इंजन की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो जिस ईंधन का ऊष्मीमान ज़्यादा होगा उससे चलने वाली इंजन की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन का डीजल ही होना चाहिए। देखो अब समझो, इसमें अभी इसमें चेक किया है तो इसमें दिखा रहा है कि जो सर्वाधिक ऊष्मीमान होता है वो हाइड्रोजन का होता है। अब ये देखो कि किस ईंधन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होगा उसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी।
तो उसका ऊष्मीमान भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। अब अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा पेट्रोलियम का शोधन, तो पेट्रोलियम को शोधन में पढ़ा होगा कि सबसे ऊपर जब जब शोधन किया जाता है तो सबसे पहले निकलती है इसमें पेट्रोल गैस, फिर इसके बाद केरोसिन, केरोसिन के बाद पेट्रोल, पेट्रोल के बाद तब डीजल निकलता है। तो कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा डीजल में होगी। तो अगर कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा डीजल में, तो हाइड्रोजन भी सबसे ज़्यादा डीजल में होगा। चूँकि हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा है और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा डीजल में है, तो ऊष्मीमान फिर डीजल का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, अभी इसमें चेक किया ना हमने, तो उसमें दिखा रहा कि ऊष्मीमान हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन जिस ईंधन में सबसे ज़्यादा होगा उसी का ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम दहन कराएंगे तो हाइड्रोजन का दहन होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा दहन भी सबसे ज़्यादा उसी में होगा, तो ऊष्मीमान उसी का सबसे ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, इसमें आयन्स कभी कभी दे दिए जाते हैं, कभी कभी इसमें आयन दे दिए जाते हैं। जैसे Cl में कुल इलेक्ट्रॉन 17 हैं, तो Cl माइनस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? माइनस का आवेश लगा है ना, माइनस का आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ये ग्रहण कर लेगा, तो 17 से कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे इसमें। हाँ भाई, Cl के पास कुल 17 इलेक्ट्रॉन हैं और जितने माइनस आवेश होते हैं मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिए हैं, तो दो एक ग्रहण कर लिया उसने, तो 17 से कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि Cl का परमाणु भार 36 है, तो Cl माइनस में कितने प्रोटॉन होंगे? तो Cl माइनस में कितने प्रोटॉन होंगे? निकालो। अब समझो, ध्यान से देखो, इतना इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। इसने क्या चीज़ ग्रहण किया है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, तो संख्या परिवर्तित किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन पर थोड़ा कोई प्रभाव पड़ जाएगा, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो 17 उसमें भी थे और 17 उसमें भी रहेंगे, प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बस फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जाओ फिर अपना घर आराम से तैयारी करो।